हेलो 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 एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत का स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्कृत सब्जेक्ट में दो पार्ट्स हैं। एक होता है पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं। कितने टोटल चैप्टर्स होते हैं? 11। पार्ट 1 में टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं और हम सबसे पहले इस पार्ट 1 को ही देखने जा रहे हैं, देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली है आयुर्वेद का परिचय, सॉरी आयुर्वेद का नहीं, संस्कृत का परिचय। इसमें आपको संस्कृत की वर्णमाला पढ़ाई जाती है। संस्कृत के कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जैसे माहेश्वर सूत्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा चैप्टर है अथ संज्ञा प्रकरण। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली यहाँ पर स्टेट कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा चैप्टर क्या है हमारा? अथ संज्ञा प्रकरण या फिर सिंपली संज्ञा प्रकरण। अब इस संज्ञा प्रकरण में हम बहुत सारे सूत्र देखते हैं, जैसे कि आदिरंतेन संहिता, अदर्शनम लोप, इत संज्ञक वर्ण, ऐसे हम कुछ सूत्र उसमें देखते हैं। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों चैप्टर को एक साथ ही कंबाइन कर दिया जाए, क्योंकि दोनों ही चैप्टर बहुत ही छोटे हैं। इसीलिए मैंने उन दोनों को क्लब करके उनका एक चैप्टर बनाया। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, सिंपल सिंपल, कि ये एक चैप्टर है। इस एक चैप्टर में दो चैप्टर की कंस्टिट्यूएंस है अकॉर्डिंग टू द NCISM ब्लूप्रिंट। फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ परिचय एंड सेकेंड चैप्टर इट इज़, उसका नाम तो यही है, अथ संज्ञा प्रकरण। ठीक है, तो जब भी हम संस्कृत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जब भी हम संस्कृत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब जैसे कि संस्कृत एक भाषा है, जैसे कि बाकी की भी भाषाएं हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, तो हमें उस भाषा का क्या आना चाहिए? वर्णमाला आनी चाहिए। ठीक है, जैसे वर्णमाला मतलब जैसे हम हिंदी मराठी में पढ़ते नहीं थे क्या, क ख ग घ य च छ ज झ य, ये जो है वर्णमाला मतलब कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, और उसमें क्या क्या है, अनुनासिक क्या है क्या नहीं है। तो ये वर्णमाला हमको पढ़नी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, और इस वर्णमाला को पढ़ने के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाइए या फिर आप अपने फेवरेट चैट GPT पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे जाके सर्च कीजिए संस्कृत वर्णमाला। क्या सर्च करना है? संस्कृत वर्णमाला। तो जब ये आप सर्च करेंगे तो वर्णमाला आ जाएगी, और आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि आप संस्कृत वर्णमाला को बाय हार्ट कर लीजिए। और एक ये भी कारण है कि मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो ये है कि आप अभी BAMS फर्स्ट ईयर में आए हैं, और संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे, आप जब पेपर देंगे यूनिवर्सिटी का, तब आपसे कोई भी संस्कृत की वर्णमाला नहीं पूछने वाला है, क्योंकि इट इज़ मतलब ये एक चीज़ ग्रांटेड ली जाती है, जिन्होंने भी सिलेबस बनाया, जो भी इवेल्युएट करते हैं उनके द्वारा, कि शुरुआत तो यही से है कि भाई इसको पता ही होगा संस्कृत की वर्णमाला। ठीक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि आप जाके गूगल पे सर्च करके एक बार उस संस्कृत की वर्णमाला को अच्छे से देखिए और उसको अपने नोटबुक में सबसे पहले उतारिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम माहेश्वर सूत्र के बारे में बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। इतना इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत इसीलिए था बेटा जी, क्योंकि हम संस्कृत का आज से शुभारंभ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ा तो इंट्रोडक्शन
दिया जाना ही चाहिए, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो कि एकदम से ये क्या शुरू कर दिया, क्या पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने प्रॉपरली इंट्रोडक्शन दिया। तो अब बिना किसी देरी करते हुए हम माहेश्वर सूत्र के ऊपर आ जाते हैं और माहेश्वर सूत्र को बहुत अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ माहेश्वर सूत्र। उसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी लैंग्वेज हिंदी ही है, मेरे ऑलमोस्ट सभी नोट्स हिंदी में ही है। लेकिन जब मैंने मेरे फर्स्ट ईयर का सफ़र शुरू किया था, तब मैंने सबसे पहले हिंदी ही लैंग्वेज चूज़ की थी, सॉरी मराठी लैंग्वेज चूज़ की थी सबसे पहले, जब मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में आया था। उसके बाद मैंने हिंदी में स्विच किया। इसलिए मेरे जो स्टार्टिंग के कुछ एक दो चैप्टर्स रहेंगे वो मराठी भाषा में आपको उसके नोट्स मिलेंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा हिंदी लैंग्वेज में ही। और इतने कुछ कठिन नहीं है, मैं आपको समझाते हुए बताऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। और आप जब खुद भी पढ़ेंगे तब आपको उसका दिक्कत नहीं होगा। कुछ चंद ही चैप्टर्स है वैसे, बाकी आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं जाने वाली है। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है या फिर डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं बेसिकली। माहेश्वर सूत्र होते हैं, ये 14 सूत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप संस्कृत का आपको कुछ आता नहीं है, मतलब आपको अगर बेसिक इसका संस्कृत का नहीं है, तो ये संस्कृत का बेसिक ही चल रहा है। और संस्कृत के बेसिक में ही माहेश्वर सूत्र ये इंक्लूडेड है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली माहेश्वर सूत्र क्या है, व्हाट इज़ माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र ये 14 सूत्र है और यह भगवान शंकर के डमरू वादन से इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई। अब सूत्र क्या है, ये न्यूज़ चैनल वाले सूत्र नहीं है। ये सूत्र क्या है आप उनको आगे समझेंगे, अभी फ़िलहाल होल्ड ऑन कीजिए। ठीक है, आचार्य पणिनि ने सूत्र रूप में उसकी जो है उसको प्रस्तुत किया। यहाँ पे लिखा है आचार्य पणिनींनी सूत्र रूपात त्याची मांडणी केली। ठीक आहे, आणि भगवान शंकराच्या डमरू वादनातून या सूत्रांची उत्पत्ती झाली। आणि माहेश्वर सूत्र किती आहेत, 14। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। तो मैं साइमल्टेनियसली हिंदी में भी बता रहा हूँ इसका जो मीनिंग है, अगर किसी को मराठी में दिक्कत है। वैसे ये लेक्चर हिंदी में ही है, आप इसको मैं जब बता रहा हूँ तब आप जज करके इसको समझ सकते हैं। और वैसे भी बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आप अगर हिंदी ही जानते हैं तो आप मराठी वैसे भी थोड़ी थोड़ी समझ ही सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो व्हाट इज़ माहेश्वर सूत्र, ये 14 सूत्र है। भगवान शंकर भगवान रुद्र जी के डमरू वादन से इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई और आचार्य पणिनि ने सूत्र रूप में इसको प्रस्तुत किया। अब माहेश्वर सूत्र क्या है, ये है इतने इस प्रकार से अ ई उण रुल रुक ए ओ ए आउट आई आउट है वरट लन यमडनम झभय गड़धश जब गड़दश खफ छठ थच ततव कपय शस्सर और हल। ये आपको याद करने पड़ेंगे। और माहेश्वर सूत्र कितने, इस पे एमसीक्यू आया था लास्ट ईयर की यूनिवर्सिटी में, और उसके पहले की यूनिवर्सिटी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ट्रिक के साथ मैं इसको लर्न करवाऊंगा। अगर पढ़ते हुए मेरा कहीं उच्चारण में गड़बड़ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं आज फेस कैम नहीं, ऐसे ही सादा स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही वीडियो आपको इस फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। आई उण रुल रुक ए ओय आई आउट है वरट लन यमणनम य मड न म, ऐसा। झभय गड़धश जब गड़दश खफ छठ थच टतव कपय शशसर और हल। तो इसको याद कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, हम क्या याद रखेंगे, अरे। अरे, तो अरे में आपको ये याद रखना है कि अरे मतलब स्वर, सिंपल सी बात, अरे मतलब स्वर। तो अरे इसमें जो आएंगे वो सारे स्वर आएंगे। अब अरे कैसे, तो पहला आ गया अ, तो इससे आई ऊण आप याद रख लेंगे। र से रू आपको याद हो जाएगा, रू 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 रू। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन जटिल है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये इसको लू लू ऐसा
रू ऐसा इसको प्रोनाउंस करते हैं। थोड़ा सा कठिन है, मैं मानता हूँ कि ये है रू और ये रू। थोड़ा सा फनी भी है, कभी कभी मुझसे भी नहीं होता है वो प्रोनाउंस। अभी तो फ़िलहाल मेरा गला ही ख़राब है इसलिए निकल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। ये है रू, ये है रू और ये है क। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था स्वर अरे का। तो ये है और उसके बाद से आपने याद कर लिया अही ऊन, उसके बाद रूल रुख। ठीक है, तो अरे, तो से हो गया आई ऊन, र से होगा रूल रुख। उसके बाद अरे, अरे कैसे बनाए, प्लस र प्लस ए। तो से लिया हमने आयून, र से लिया रुरुक और यहाँ पे आ गया ए ओ य। उसके बाद एक छोटा ए आया, उसके बाद एक बड़ा ए भी यहाँ पर प्रकट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ए, तो बड़ा ए से क्या होगा, आई आउट। तो इस तरह से अरे का हमारा हो गया अ से अयून, र से रुलरुक, फिर ए की जो वेलेंटी है उसमें पहले सादा ए आएगा ए ओ य, उसके बाद बड़ा वाला आई आ गया, आई आएगा वो है आई आउट च। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज़ जो याद रखनी है वो है है लय। क्या याद रखना है, है लय। तो इसको कैसे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो है इधर आ गया तो है वर्ड यहाँ पे याद हो गया आपको। उसके बाद ल है ना, लण। ठीक है, लय य य, तो ये य नहीं है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन य जैसा है, इसीलिए इसको उस कैटेगरी में हमने प्लेस किया है। तो है लय को फिर से रिवाइज करते हैं। है से है वर्ड, ल से लन और य से यमडनम। सिंपल सी बात, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हाँ जी, ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा है लय के बाद। देखो अब यहाँ पर एक चौकीदार का हम उदाहरण लेंगे। वो जो चौकीदार है वो चौकीदारी करते करते उसको क्या आ गई, झपकी आ गई। तो झपकी में झ ही रखना है और प की जगह भ लेना है, तो उसको झपकी नहीं झभकी बोलना है। ठीक है ना। तो उसको झपकी लगी और झपकी लगने के बाद एक चोर घुस आया जिसका उद्देश्य वहाँ पर चोरी करना था। और चोरी करते हुए उसने बहुत सारा माल लूटा और उस माल को लूटने के बाद वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके उसने अपने पास जो डंडा था उस डंडे को ज़मीन में गाड़ा, और ज़मीन में जब गाड़ा तब ऐसा आवाज़ आया गड़धश। कैसा, गड़धश। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा साउंड इफ़ेक्ट है ना, आप मूवीज़ देखते वेब सीरीज़ देखते तो ऐसा साउंड इफ़ेक्ट आया, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब वो आवाज़ आने के बाद ये चौकीदार जागरूक हो गया, ये चौकीदार उठ गया और उसको दिख गया कि चोर आ गया, और फिर उसने अपनी लाठी लेके जो चोर को मारा वो चोर धराशाही हो गया, वो चोर मर गया। अब जब वो धराशाही हो गया, मर गया, तो उसको गाड़ दिया। तो जब गड़दश, इसने बोला गड़धश, इसने किया जब गड़दश, इसने गाड़ दिया, मतलब पूरी तरह से उसको गाड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। तो झपकी से झब कैसा होगा, मैं आपको बता, झब है, ये दिख रहा है आपको, झब है। ठीक है, उसके बाद गड़धश, जब है के पास गड़धश, उसके बाद गड़धश के बाद जब गड़धश, दिस इज जब गड़धश। सिंपल सी बात। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसका इस लाइन का कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्यों यूँ खफा हो हमसे, क्यों यू क्यों हो इतना खफा हमसे। तो खफा से खफ आप याद रख लीजिए। उसके बाद खफा होने के बाद आप छठ पूजा याद रख लीजिए कि छठ पूजा, ऐसा मैं बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, बस मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्यों यूँ हो खफा हमसे, उसके बाद छठ पूजा, और छठ पूजा को जाते जाते पैर लग गया स्टेयर्स को, मतलब जो चढ़ते हैं ना हम स्टेयर्स, क्या बोलते हैं हिंदी में, मराठीमध्ये आपण त्याला पायऱ्या म्हणतो, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। स्टेयर्स आपको समझ गया होगा, स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते अंगूठा लग गया जोर से
उसे एक स्टेयर को, तो थच करके आ जाएगा, थच टत व, सिंपल। इससे आप ऐसा याद रख लीजिए, थच टत व, थच टत व, सिंपल सी बात, थच टत व, थ च ट त व, थच टत व। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, थच टत व, ठीक है। इससे ये हो गया। उसके बाद आपको याद क्या रखना है कि कप में है चाय, चाय पिया कैसे, सुरुक सुरुक चाय पीते हैं ना, तो ऐसा शस सर ऐसा आवाज़ आता है, ऐसा आप उसको इमेजिन कीजिए। और फिर वहाँ से हल, तो देखो कप में चाय, कप में चाय, तो कप से हो गया कपय। और उसके बाद चाय पिया, चाय पीने से आवाज़, ऐसा आवाज़ नहीं आता क्या, अभी मैं नहीं पी रहा हूँ इसलिए वैसा आवाज़ नहीं आया। अगर कोई लिक्विड होता है तो वैसा आवाज़ होता है जब उसको आप पीते हैं। तो क्या है, श सर, तो यहाँ पे आ गया श सर, सिंपल। और फिर वहाँ से हल, दैट इज़ हल, हल, हल। तो इस तरह से हमारा ये माहेश्वर सूत्र कंप्लीट हो गया। पहले कैसे याद रखना है, अरे ऐ उन रुल रुक ए ओ ए औच, उसके बाद है लय है वरट लन यमन नम, ठीक है। उसके बाद लगे उसको झपकी झबय, उसने किया गड़धश, फिर उसने किया जब गड़दश। उसके बाद मैंने बोला आपको खफा, छठ पूजा, थच तत्व। उसके बाद कप में चाय शस्सर, और फिर वहाँ से हल। तो कप में चाय तो कपय, शस्सर पीने का आवाज़, और फिर वहाँ से हल मतलब वहाँ से निकल। उसके बाद कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हर एक सूत्र के जो लास्ट वर्ण होता है उसको इत संज्ञक वर्ण ऐसी संज्ञा प्राप्त होती है, और उसे हम अनुबंध भी कहते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण अगर ले तो अई उण, इस सूत्र में न यह इत संज्ञक वर्ण किंवा अनुबंध आहे, अनुबंध है। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट वो ये समझा देना चाह रहे हैं कि ये देखो, ये है ऐ उण, इसमें जो लास्ट वर्ण है इसे इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है, और इसे ही अनुबंध भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, ऐ उण या सूत्रात न हा इत संज्ञक वर्ण असून अनुबंध आहे। उसके बाद सूत्रातील कोणतेही वर्ण व इत संज्ञक वर्ण यांना एकत्रपणे प्रत्याहार असे म्हणतात। देखो, सूत्रातील कोणताही वर्ण व इत संज्ञक वर्ण यांना एकत्रितपणे प्रत्याहार असे म्हणतात। इसका मैं उदाहरण दूंगा यहाँ पर ऐ उण में ही। जैसे ये सूत्र है, देखो 14 सूत्र मतलब ये 14 सूत्र है, ये हल भी एक सूत्र है, ये सारे ही सूत्र है ना। ऐ उण सूत्र है, लुल्लुक सूत्र है, एओच सूत्र है, एऔच सूत्र है, ये सारे ही सूत्र है। तो इस किसी भी सूत्र में से, जैसे मैंने ऐ उण पकड़ लिया, आप कौन सा भी पकड़ सकते हैं, इसमें मैंने ये लास्ट का वर्ण जिसे कि इत संज्ञक वर्ण या फिर अनुबंध भी कहते हैं, इसको अगर आपने उठाया और इसके साथ इसी सूत्र का कोई भी और वर्ण आपने जोड़ दिया, जैसे कि ऊ जोड़ दीजिए, ई जोड़ दीजिए, अ जोड़ दीजिए, कौन सा भी आप जोड़ सकते हैं, ये छोड़ के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसमें है। तो ये छोड़ के आप अ या फिर ई या फिर ऊ, जैसे मैं ई चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैं ई इसके साथ मिला दिया न के साथ, न तो इत संज्ञक है, लास्ट है, तो ये तो लास्ट ही रहेगा। तो ई न, ये जो रहेगा, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज प्रत्याहार। नहीं भूलना, अभी किसी भी सूत्र में से इत संज्ञक यानी लास्ट का वर्ण और उसी सूत्र में कोई भी वर्ण अगर जुड़ा देंगे, मिला देंगे, उसमें भी इत संज्ञक वर्ण लास्ट होना चाहिए, और हमारा सूत्र का कोई भी रैंडम है वो पहले होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी, उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार आप अगर कॉम्बिनेशन से जाए तो माहेश्वर सूत्र में टोटल 41 प्रत्याहार वहाँ पर होते हैं, और अच प्रत्याहार में सभी स्वर का समावेश होता है। देखो, यहाँ पर अ है और यहाँ पे च है, मैंने बोला अरे ये स्वर का है, तो अ रे ए, तो यहाँ तक पूरे स्वर है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्वर में क्या बोला था मैंने, ट्रिक आपको अरे बोला था, ठीक है। तो अ र ए, तो ऐ है ना, तो अरे, यहाँ पे स्वर हमारे सारे खत्म हो गए, और ये लास्ट है च, तो अ च, तो ये अच प्रत्याहार जब हम बोलेंगे तो अ और च, इनके बीच में सारे वर्ण आ जाएंगे। ये तो मैंने एक कंसेप्ट आपको बता ही दिया यहाँ पर, लेकिन ये कंसेप्ट इस तरह से यहाँ पर भी काम करता है कि मैंने कोई भी इत संज्ञक वर्ण लिया और किसी भी सूत्र, मतलब जैसे मैंने इस अकेले सूत्र के सूत्र में ही बताया
ठीक है। लेकिन आप इस पूरे माहेश्वर सूत्र में जैसे मैंने ये व इतसंज्ञक वर्ण चूज़ कर लिया और मैंने यहाँ से शुरुआत की तो ये लव प्रत्याहार यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे आप इस तरह से प्रत्याहार बना सकते हैं। इस तरह से प्रत्याहार होते हैं। तो टोटल कितने प्रत्याहार होंगे? 41 प्रत्याहार होते हैं। ये आप ज़रूर इसको यहाँ पर याद रखिए। और ये अच प्रत्याहार मतलब अ च प्रत्याहार जब बोलते हैं तो ये पूरे आ जाते हैं, आई ऊंट रुल्लुक हे ओ ए औ च। ठीक है, तो ये सारे ही यहाँ पर इंक्लूड यहाँ पर हो जाते हैं, इनका स्वर में समावेश होता है। तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर का समावेश होता है और उसी तरह से हल प्रत्याहार में सभी व्यंजनों का समावेश होता है। तो ह से लेकर के ल बोले तो ये यहाँ तक सारे व्यंजनों का समावेश होता है ना। तसेच हल प्रत्याहारात सर्व व्यंजनाचा समावेश होतो। ये मैंने बता दिया कि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजनों का समावेश होता है। और इसी तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल